तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज को डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जिसमें ज्योग्राफी आती है, जैसे यूपीएससी आईएएस आईपीएस एंड एनडीए एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर दोज एग्जाम्स एंड फॉर वन डे एग्जाम्स एज वेल। सो ये सीरीज उनके लिए हेल्पफुल है एंड द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 उनके लिए भी ये चैप्टर जो होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। लेट मी फर्स्ट गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इसमें हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया जाएगा कि कैसी कैसी इंडस्ट्रीज होती है। इंडस्ट्रीज बेसिकली कौन से इकोनॉमिक्स के कौन से सेक्टर से लाया करती हैं, इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज उन्होंने बता रखी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके इंडस्ट्री में किस तरीके का साइज हो सकता है, इंडस्ट्री में किस तरीके की ओनरशिप हो सकती है, इंडस्ट्री में किस तरीके की फैक्ट्रीज वगैरह हो सकती हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। और उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया है, मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद इन लोगों ने उसके बाद आगे चैप्टर हमारा बढ़ेगा, फिर इंडस्ट्रीज वगैरह कहाँ पे स्टेब्लिश होती है, उनके क्या फैक्टर्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज इंडस्ट्री। ओके, तो आज डेट है 16 मार्च 2023 and the day is today. I even don't know what the day is today. So chapter number 5, industries. ओके, इंडस्ट्री को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? उद्योग। ठीक है। तो अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उद्योग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है, फिर ऐसा प्लेस होता है जहां पर जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट करके उसको किसी ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, जो लोगों के लिए यूजफुल होती है। और जो चीज़ लोगों के लिए यूजफुल होती है वो क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं। ठीक है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट लेती है? ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, रिसोर्सेज में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारी बुक है इसमें तो सबसे पहले सेक्टर से स्टार्ट किया गया है। तो सेक्टर, पहले मुझे ये बताओ, मैंने आपको उस दिन जब बताया था तो मैंने बोला था कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, उनमें फैक्ट्रीज आती हैं। तो बेसिकली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर हम ध्यान से समझे तो। ठीक है, तो मैंने बताया था इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होते हैं। वैसे तो उससे ज्यादा होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन फिलहाल में अभी हम 3 ही पढ़ेंगे। पहला प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक, दूसरा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, आई डोंट नो हाउ टू राइट इट, एंड थर्ड वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, टर्शरी। तो अब मैं अगर इसका दूसरा नाम दूं तो इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल वाला सेक्टर। ठीक, किसको? इसको प्राइमरी को, या फिर नेचुरल सेक्टर, नेचुरल थिंग्स यहाँ प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे होता है प्रोसेसिंग होगी, इसका मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह होंगी। ठीक है, और थर्ड में टर्शरी, मतलब ये इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज ऑल आर कम इन टर्शरी सेक्टर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है इस वाले चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मान लो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये पेपर है, पता नहीं वो कहाँ चला गया, डस्टर जिससे हम साफ करते थे ना, ग्रीन सा, वो खो गया। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो फिर मैंने यही ले लिया। तो पेपर आज इसका काम भी है, वैसे भी उसको समझाना भी है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस पेपर से इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, और पेपर का पहली बात बताओ मुझे, पेपर के क्या क्या यूज होते हैं। पेपर के काफी यूजेस होते हैं। पेपर के ऊपर हम लिखते हैं, पेपर के ऊपर न्यूज़पेपर छपता है, पेपर के ऊपर सारी चीजें होती हैं। प्लीज गिव मी 1 मिनट, मुझे लगता है इसका ओ शिट, एरोप्लेन मोड ऑन नहीं है, इस वजह से ही डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है।
डिस्कस करें सेकेंडरी सेक्टर को, ठीक है। और हमारा पेपर का है ये रहा। तो हम लोग पेपर, पहले मुझे बताओ पेपर का क्या क्या यूज होता है। पेपर को हम लोग जैसे कि क्वेश्चन पेपर है, तो पेपर को हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए यूज करते हैं, पेपर को हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं, पेपर को हम लोग लेटर लिखने के लिए यूज करते हैं, पेपर को हम लोग काफी सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और टॉयलेट पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, मतलब सारे पेपर पेपर देखा जाए तो भरा होता है। और जो कर्टन्स होते हैं, कार्टून जो होते हैं, जिनके अंदर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीजें आती है, तो वो भी तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो भी किससे बनता है। अगर उसको देखा जाए तो वो भी पेड़ की जो लुगदी बनाई जाती है, ठीक है, उससे जो पेड़ का जो पल्प बनाया जाता है, उससे ही ये सारी चीजें जो पेपर मटेरियल है वो बनता है। मतलब इसका मतलब क्या है, अब ये चीजें बनती है कहीं तो इसकी भी कोई ना कोई इंडस्ट्री होगी किसी एक जगह पर, मतलब किसी एक ऐसी जहाँ पे पेपर वर्क होता है, जहाँ पे पेपर प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको हम उसको इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे पेपर इंडस्ट्री। तो आजकल के टाइम पे पेपर इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर रही जितनी पहले के टाइम पे ग्रो करती थी। तो आपको पहले बताया कि जो पेपर है पहले तो चाइना से डेवलप हुआ, चाइना से पूरे वर्ल्ड में गया है। तो लेकिन इस टाइम पे पेपर का जो वर्क है वो काफी कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो आजकल कोई भी जो इंसान है वो पेपर पे लिखने की वजह अपने फोन में टाइप करना, अपने फोन में टाइपिंग करना ज्यादा सहूलियत समझता है। तो उस वजह से जो पेपर इंडस्ट्री है आजकल काफी मतलब घाटे में एक तरीके से कह सकते हैं उसमें चल रही है। तो ये चीज है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली फैक्ट्रीज होती है जिसमें प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि अगर हम लोग पेपर इंडस्ट्री लें तो पेपर इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कहा जाता है नेचुरल चीजों के पास जाते हैं। नेचुरल चीजें यानी कि प्लांट्स के पास। और कौन से प्लांट्स, जिनकी जो वुड होती है, जिनका जो पल्प होता है वो सॉफ्ट होता है। और जो सॉफ्ट वुड कहाँ मिलती है, मैंने आपको बताया था, ये मिलती है हमेशा ऊपर माउंटेन वाले रीजन में, ठीक है, जहाँ पे हाइट ज्यादा होती है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन वाले रीजन में जो पेड़ खड़े होते हैं वो ट्राइंगल वाले, वो ये ऐसे टॉप जो ऐसे करके जो खड़े होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो बेसिकली बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन पे, माउंटेनियस रीजन यानी कि जैसे कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में, ठीक है, तो इस वाले रीजन में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। तो इस वजह से जो प्लांट्स होता है वो जो थोड़ी बहुत जो सनलाइट की वेव्स पहुंचते हैं, जैसे मान लो यहाँ से एक आ गई, यहाँ से आ गई, तो इसी के बेसिस पे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। और इनकी जो वुड होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक रह जाती है, ठीक है। और वीक रहने की वजह से इनका जो पल्प होता है वो कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है। सॉफ्ट रहने की वजह से जब इनको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस मतलब इनको लेके आया जाता है, फिर उसके बाद इसको एक मशीन होती है, उसमें क्या किया जाता है, ऐसे रोल मशीन होती है, इनको पेड़ को रखा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, ग्राइंड करने के बाद इसका पेस्ट बनाया जाता है, किसका, इनके जो पल्प होता है वुड का, इसका पेस्ट बनाने के बाद फिर इनको क्या किया जाता है, पेपर में बनाया जाता है, उसके बाद लाइनिंग वगैरह की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पेपर बनाने का, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो पेपर बनाने में क्या यूज हो रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए तो पेड़ ही यूज हो रहा है, नेचुरल थिंग यूज हो रही है। तो हम लोग पेड़ कहाँ से लेके आए, हम लोग पेड़ लेके आए प्राइमरी सेक्टर से, जबकि हमने प्रोसेसिंग किसमें से, हमने प्रोसेसिंग की सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन एक बात मुझे बताओ, हम लोग पेड़ यहाँ से, जब हम लोगों ने पेड़ काट के जब यहाँ पे डाल रहे थे, तो पेड़ को एक बंदा करके हाथ में उठा के लेके जाएगा। मान लो यहाँ पे इंडस्ट्री है तो एक बंदा उठा के जाएगा और यहाँ पे रख के आएगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सर्विस सेक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सर्विस सेक्टर कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है सभी के बीच में, सभी सेक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रक वगैरह होगा, वो क्या करेगा, इसको अपने गाड़ी में भरेगा, उसको इंडस्ट्री में छोड़ के आएगा। जब इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्रीज में ये सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा कंज्यूमर के पास, यानी कि सर्विस सेक्टर में जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्री को तीन टाइप में इंडस्ट्री को बेसिकली डिवाइड किया है तीन टाइप में, ठीक है, तीन बेसिस के ऊपर। अब हम बेसिस देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री को इन्होंने तीन टाइप में डेवलप कह सकते हैं, इसको डिवाइड किया है। इंडस्ट्रीज को इन्होंने तीन, फर्स्ट साइज के बेस पे, ठीक है, आई होप विजिबल होगा आपको ये। दूसरा रॉ मटेरियल के बेस पे, मतलब रॉ मटेरियल क्या है उसका, पेपर है या फिर वेजिटेबल है या फिर पोटैटो है, मतलब पोटैटो तो वेजिटेबल ही होता है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। साइज, रॉ मटेरियल एंड थर्ड वन इज ओनरशिप। तो ये चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ ऑफ करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइज के बेस पे। नहीं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रॉ मटेरियल के बेस, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है आपको अच्छे से समझ आएगा। साइज तो फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन रॉ मटेरियल उससे भी ज्यादा आसान है।
और आपके ऊपर भी रॉ मटेरियल से ही दे रखा है। तो रॉ मटेरियल देखो, तो रॉ मटेरियल क्या होता है? जो कच्चा माल होता है। कच्चा माल का मतलब जो हमें नेचर से चीजें मिलती हैं उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल आयरन भी हो सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं कि एक गोल्ड भी हो सकता है जो हमें जमीन से मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके की चीजें देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये मिनरल इंडस्ट्री है। कौन सी इंडस्ट्री है? मिनरल इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जमीन के अंदर से मिनरल्स निकाल के फिर इनकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर इसको गोल्ड को हम क्या करेंगे, हम ज्वेलरी बनाएंगे अपने लिए प्यारी प्यारी सी। और आयरन से क्या करेंगे हम लोग अपने लिए क्या बनाएंगे, इसमें 2% या फिर 1% कार्बन ऐड करके हम लोग बनाएंगे स्टील। उसके बाद स्टील से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे अपने लिए प्यारे प्यारे बर्तन। और बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटेंसिल्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो मिनरल इंडस्ट्री किसको कहते हैं? जिसमें माइनिंग होती है, फिर जिसमें मिनरल का प्रॉपर्ली यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल इंडस्ट्री। अब दूसरी और भी इंडस्ट्री हो सकती है ऐसे। तो अब देखो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, ठीक है। वो है वेपन इंडस्ट्री। अब वेपन इंडस्ट्री क्या होता है? देखो आज के टाइम पे जो वेपन इंडस्ट्री है वो हर मतलब कह सकते हैं कि काफी ज्यादा हाई डिमांड में है। वेपन इंडस्ट्री मतलब जो वेपन्स होते हैं। दूसरा वेपन इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये हाई डिमांड में क्यों है? क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ कंट्रीज में हमारी कंट्री भी शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। कह सकते हैं तो मुश्किल से 7-8 या फिर 8-9 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें से नॉर्थ कोरिया एक है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है एंड इंडिया है एंड पाकिस्तान एज वेल। तो इन सारी कंट्रीज के पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन अब इनके अलावा जो वेपन्स जो होते हैं जैसे गन्स वगैरह होती हैं और सबमरीन्स वगैरह होती हैं, वो होती हैं वो किसी कंट्रीज के द्वारा यूज नहीं की जाती बेसिकली। मतलब यूज तभी की जाती किसी रेयर कंडीशन में, जैसे कि यूक्रेन रशिया, इनका वार चल रहा है, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वहां पे, तो वहां पे ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें कभी वॉर होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंट्रीज क्या करती हैं, अपने पास वेपन रखती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो कंट्रीज मतलब कह सकते हैं ना कि हम लोग अगर वार नहीं कर रहे तो दूसरा बंदा अगर वार करेगा तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तो ये चीजें होती हैं। तो लेकिन वेपन इंडस्ट्री आजकल के टाइम पे इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है कि मतलब हर इंसान जो है वो खाने पीने को लेकर, मतलब हर कंट्री जो है, इंसान की बात तो नहीं, यहाँ पे कंट्री की बात चल रही है, हर कंट्री जो है वो एक बार को अपनी फूड कम कर देगा, एक बार को अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा, एक बार को अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो ध्यान देगा सिर्फ वेपन में। क्यों देगा? क्योंकि उनकी मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि हमारे पास मतलब जो एडवांस्ड लेवल का टेक्नोलॉजी है वेपन का वो होना चाहिए। अब इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे नॉर्मली वार तो होती नहीं है। पाकिस्तान और हमारी जो वॉर हुई थी 1972 में होती, उसके बाद से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ सीज फायर वो लोग करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास सीज फायर को रोकने के लिए, सीज फायर को टैकल करने के लिए काफी ज्यादा मतलब एडवांस्ड लेवल के टेक्नोलॉजीज और वेपन्स थे। वाइल हमने फिर भी रशिया से अभी S-400 खरीदा है, थोड़े दिनों पहले हमने फ्रांस से राफेल खरीदा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि यूएसए क्या करता है, यूएसए सोचता है, मतलब ये सारी यूएसए क्या करता है, उसके यहाँ पे बेसिकली जो वेपन इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। मतलब वो क्या करता है, अपने यहाँ पे वेपन्स बनाता है और पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसका मोटो क्या है, वो हमेशा कंट्रीज को कॉन्फ्लिक्ट में रखना चाहता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान। तभी तो उन्होंने जो ब्रिटेन वाले थे उन्होंने कैसा डिवीजन किया था, जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसा डिवीजन किया था, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान, मतलब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान, ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमेशा वेपन की जरूरत पड़ेगी। अब वेपन की जरूरत पड़ेगी तो वेपन है ना यूएसए के पास, तो यूएसए के पास तो पूरी इंडस्ट्री है। तो यूएसए हमेशा क्या करता है, ये सारी चीजें करता है। जैसे कि इराक और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में ईरान और सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में काफी दिनों से मतलब काफी सालों से टनाटनी चल रही थी, ये लोग आपस में बात नहीं करते थे। लेकिन हाँ ये एक चीज अच्छी हुई कि कल जो चाइना की एम्बेसी पे ये लोग गए थे, ईरान और सऊदी अरेबिया वाले, तो वहां पे इन लोगों ने क्या किया, मतलब यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे से टाई कर लिया है। अब ये दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे की कंट्रीज में एम्बेसी खोलेंगी। एम्बेसी क्या होती है, बेसिकली कुछ नहीं होता है। एम्बेसी मतलब जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया, हमारी कंट्री का कोई हाउस नॉर्मली वो कहाँ पे होगा, पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में और जो हमारी कंट्री का जो बंदा जाएगा, हमारी कंट्री जैसे IFS वगैरह जो होते हैं वो जाके वहां पे रहेंगे, तो वहां पे उसकी सिक्योरिटी की, उसकी हर चीज की अवेलेबिलिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी, पाकिस्तान की होगी। अगर हमारे एम्बेसी वाले बंदे को हमारे अगर एम्बेसी वाले पर्सन को, एम्बेसी वाले ऑफिसर को कुछ हो जाता है
है, तो सारी गारंटी किसकी होती है, पाकिस्तान की होती है। इस वजह से जो एम्बेसी होता है उनको ध्यान से प्रॉपरली रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये वेपन इंडस्ट्री तो क्या करता है, यूएसए बेसिकली बहुत ज्यादा ऐसा इंसान है जो अपना मतलब सोचता है वो दुनिया में कन्फ्लिक्ट रहे और हमारी वेपन इंडस्ट्री मुझे ग्रो करती रहे, ठीक है। तो आजकल के टाइम पे वेपन इंडस्ट्री और दूसरी क्या है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। तो ये दो इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हो रही है। तो हमें बेसिकली इस पर तो ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम वेपन पे कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम वेपन पे बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हैं, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं एजुकेशन को, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं हेल्थ को, हम लोग अवॉइड कर रहे हैं फूड सर्वाइवल को, तो ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो वेपन इंडस्ट्री भी एक होती है, वेपन इंडस्ट्री मतलब वेपन की सारी चीजें प्रोडक्शन वगैरह होता है, तो ये वेपन इंडस्ट्री होती है। मिनरल इंडस्ट्री बेसिकली अगर देखा जाए तो वेपन इंडस्ट्री जो होगी वो मिनरल इंडस्ट्री पे लाई करेगी, क्योंकि जो मिनरल इंडस्ट्री में पे आयरन वगैरह होता है, तो बेसिकली आयरन और स्टील से ये जो वेपन्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे थे एग्रो बेस्ड, ठीक है। थर्ड है हमारी एग्रो बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बताओ क्या होती है। एग्रो बेस्ड में बेसिकली वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स ऑयल्स आते हैं, जैसे कि एंड घी वगैरह आता है, और लाइव स्टॉक्स आते हैं। लाइव स्टॉक्स मतलब जीव जंतु, मतलब कि भेड़ बकरी वगैरह, जिनसे क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल थिंग्स जो होते हैं उनको लेके मतलब उनको प्रोसेस करके उसके बाद क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल से जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड भी एक वेजिटेबल है, मस्टर्ड हिंदी में होता है सरसों। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंडिया में बेसिकली नॉर्थ इंडिया में तो मस्टर्ड ऑयल यूज किया जाता है, यानी कि सरसों का तेल यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए। तो सरसों होती क्या है, वो भी तो वेजिटेबल ही होती है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इसमें ना वेजिटेबल्स को या फिर जो ऐसी चीजें जैसे कि या फिर लाइव स्टॉक की चीजों को, लाइव स्टॉक मतलब जंगली जंगली नहीं, जो पालतू जानवर होते हैं उनकी चीजों को, पालतू जानवरों की क्या चीजें हो सकती हैं, दूध जो उनसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उनसे क्या करते हैं हम लोग, डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि दूध से क्या बन सकता है, घी बन सकता है, दही बन सकता है, ठीक है, रसमलाई वगैरह। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, चॉकलेट वगैरह। तो उनको प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होंगी मतलब डेयरी में आके डेयरी से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उससे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंड करेंगे किसी इंडस्ट्री में प्रोसेस होने के लिए। उसके बाद ये सारी चीजें क्या होंगी, इंडस्ट्री में डेवलप होकर आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। और मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, ये वेजिटेबल ऑयल होता है। और घी मतलब ये भी क्या होता है, ये भी ये होता है एनिमल, जो एनिमल फैट होता है उसको बोलते हैं घी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इससे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप होती है। अब हम लोग आगे चलेंगे, हम देखेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बेसिकली कुछ नहीं होता। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में आपके देखेंगे तो पेपर इंडस्ट्री में जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें पेड़ मिलते हैं और पेड़ से ही हमें क्या मिलता है, पेपर मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट से और भी चीजें मिल सकती हैं हमें, जैसे कि हनी मिलता है हमें, ठीक है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से वुड, एक तो बताओ मुझे हमें क्या क्या मिलेगा। वुड, फॉरेस्ट से पहले बताओ, फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलेगा, वुड मिलेगा, हनी मिलेगा, मतलब काफी सारी चीजें मिलती हैं। और क्या चीजें मिल सकती हैं हमें, गम मिल सकता है, ठीक है, लेटेक्स मिल सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमें क्या मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती हैं। और भी और मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि नीम वगैरह, नीम, तुलसी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इनसे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फॉरेस्ट से वो चीजें लेकर आते हैं और उनको फिर प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हनी है, मान लो किसी मधुमक्खी का छत्ता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जंगल में जाएंगे, उसके बाद वहां से उसको तोड़ के लाएंगे, फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग अपनी इंडस्ट्री में आके ही करेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग खेत वहीं पे खड़े हैं, फॉरेस्ट में जंगल में खड़े हैं, वहीं पे हम लोग को काट लिया और वहीं पे हम लोग देख रहे हैं आराम से, अरे हाँ इसमें तो ये है, इसमें तो इतना सारा है, इसमें तो हम वहीं पे निचोड़ने लगे, उसको तो क्या करेंगी मधुमक्खी हमें निचोड़ लेंगी वहां पे आके। तो बेसिकली क्या करना होता है, हमें वहाँ रॉ मटेरियल नेचर से लेके आना था, हमें प्रोसेस करना होता है अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी ऐसी फैक्ट्रीज में जहाँ पे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें वुड है। वुड तो बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वुड को हम लोग फर्नीचर बनाने में भी यूज करते हैं, और जो वुड होती है उसको हम लोग पेपर बनाने में भी यूज करते हैं। तो वुड का यूज तो काफी ज्यादा है। घरों में देखो तो दीवार, जो लकड़ियां होती है, कहीं कहीं पे दीवार भी होती है जो वुड की बनी होती है, बेड वुड के बने होते हैं, चेयर खाट, ये सारी चीजें क्या होती है, वुड की बनी होती है मोस्टली। अब हम लोग आए गम और लेटेक्स के ऊपर। तो जो गम होती है मतलब जो फेविकोल वगैरह होती है, जो गम्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेड़ का वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम लोग अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज को चिपकाने के लिए। और चिपकती कैसे, कोई चीज कैसे चिपकती है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक एडहेसिव फोर्स और एक कोहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव और कोहेसिव, एडहेसिव और कोहेसिव, ठीक है। एडहेसिव का मतलब होता है कि जब भी हम दो अलग अलग चीजों को चिपकाते हैं तब उसमें होगा एडहेसिव। जैसे कि मान लो मैं पेपर को चिपका रही हूँ किसी पेपर को चिपका रही हूँ किसी लकड़ी के टुकड़े से,
या फिर किसी लकड़ी के बुरादे से, तो वो होगा एडेसिव। लेकिन कोहेसिव क्या होता है? कोहेसिव फोर्स वो होती है जब मैं किसी सेम चीज को किसी सेम चीज से चिपकाती हूँ। तो ये चीजें हैं, जैसे कि मैं पेपर को अगर पेपर से चिपकाऊंगी तो वहां पे क्या होगी, वहां पे कौन सी गम यूज होगी? कोहेसिव गम जो होती है वो यूज होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। फॉरेस्ट बेस हम लोग डिस्कस कर लिया, एग्रो बेस डिस्कस कर लिया, वेपन डिस्कस कर लिया एंड मिनरल डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, हम ये पॉसिबल नहीं कि हम सबके बारे में डिस्कस करें। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री होती है, डाटा इंडस्ट्री होती है, सारी चीजें होती हैं। देखो, तो हम लोग अब डिवाइड, अब जो इन्होंने इंडस्ट्री को डिवाइड किया वो किया है साइज के बेस पे। तो साइज के बेस पे हम इन्होंने भी तीन चीजें बताई तुम्हारी बुक में। जैसे कि पहला इन्होंने बताया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा इन्होंने बताया है कह सकते हैं काउंटिंग, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी। इट्स बिट clear that we just have to use for that. So यहाँ पे कह सकते हैं नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। ठीक है, और तीसरी चीज है कैपिटल। मतलब आज के टाइम पे कैपिटल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, साइज का मतलब होता है, साइज ऑफ इंडस्ट्री का मतलब होता है कि मतलब वहां पे मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोग वहां पे एम्प्लॉयड हैं और कितनी कैपिटल वहां पे यूज की गई है। अगर ज्यादा कैपिटल यूज की गई, मतलब ज्यादा पैसे लगाए गए, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में, तो उसको बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो मतलब इनके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री कितने टाइप की हो सकती है, साइज के बेस पे। तो साइज अगर हम इसके बेस पे देखें, बट देखते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने जो कैपिटल लगाया वो 4 करोड़ लगाया, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज लगे, मान लो मेरी कंपनी में एम्प्लॉयज लगे 10 लाख। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मान लो कि मेरे यहाँ पे हो रहा है हर साल 2 टन का 2 टन का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस चीज का? मान लो कि हम लोग बॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो बच्चों को खेलने वाली बॉल होती है ना, ये वाली ऐसे करके जो कुछ होती है, तो उसका। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री को क्या माना जाएगा? इस इंडस्ट्री को माना जाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। क्या माना जाएगा? लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब ये जो इंडस्ट्री है वो लार्ज स्केल पे लोगों के साथ कनेक्टेड है, लार्ज स्केल पे कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, एंड लार्ज स्केल पे इनका प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और दूसरी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है? जैसे कि जो लोग होते हैं, जैसे कि हम लोगों के घरों में, लेकिन जैसे कि कहीं कहीं पे होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, घरों में माल टाइप का बनाते होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो अर्बन एरियाज होते हैं, मतलब जो शहर वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे तो सभी लोग ये सारा काम करते हैं। क्योंकि गांव में तो क्या होता है, लोग अपने घर का और खेत का काम करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रह पाता। लेकिन शहर में क्या होता है, सिर्फ उनका 10-12 बजे तक काम निपट जाता है, फिर उसके बाद से आंटियों का काम तो होता है सिर्फ बाहर जाके बातें बनाना। ठीक है, अगर और क्या होता है, फिर शाम को घर पे आती हूँ वापस, फिर खाना बना के फिर सो जाती हैं। तो यही काम होता है घर पे, जो खाली मम्मियाँ वगैरह होती हैं और आंटियाँ वगैरह होती हैं। लेकिन क्या हो सकता है, ये लोग क्या करते हैं कि अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए कभी कभार, जब इनका मूड नहीं होता कि अब हम बातें नहीं करेंगे, छोड़ो छोड़ो, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत हमने चुगली कर ली, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो यार कुछ और किया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, माल वगैरह लेके आए। जैसे कि कहीं कहीं पे किसका माल बनता है, कहीं कहीं पे नेकलेस का माल बनता है, कहीं कहीं पे क्या बनता है, राखियों का माल बनता है, कहीं कहीं पे किसी अलग अलग चीजों का माल बनता है। तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब स्मॉल लेवल पे सारी चीजें हो रही है, वहां पे इन्होंने कैपिटल भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। जो मतलब कह सकते हैं ना, जो गिवर होता है, जो सारी चीजें देता है लोगों को कि हाँ जाओ तो मेरी ये चीज बनाना, मेरी ये चीज बनाना, तो वो क्या कह सकते हैं, उसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया। उसने मान लो सिर्फ इन्वेस्ट किया होगा 50,000। ठीक है, और उसके यहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं सिर्फ 50। और जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो हर साल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो 50 कह सकते हैं, मान लो 500, मतलब 500 पीस प्रोड्यूस कर रहा है हर साल में। ठीक है, तो सोचो, तो इसी को बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे लोग भी कम हो, प्रोडक्शन भी कम हो, और कह सकते हैं कैपिटल भी कम इन्वेस्ट हुआ हो। तो ये सारी चीजें होती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। तो मैंने एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे हेवी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि कार के जो पुर्जे होते हैं, बाइक के जो पुर्जे होते हैं, पुर्जे मतलब जो थोड़ी थोड़ी जो चीजें होती है, जैसे कि गियर अलग से होता है, हैंडल का पार्ट अलग से होता है, सीट अलग से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हेवी इंडस्ट्री होती है वो किसमें आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है। जबकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि मान लो कि किसी को बकेट बनानी है, ठीक है, डेकोरेटिव बकेट बनानी है, मतलब ऐसी बकेट होनी चाहिए, पर्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसी पर्स होनी चाहिए जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे लोगों को क्या, सिर्फ लेडीज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, मतलब कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है इनका। जैसे हेवी इंडस्ट्री होती है वो हमेशा लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है, जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है उनमें जो छोटी मोटी चीजें आती है, जैसे बॉल वगैरह, टॉयज वगैरह, ये सारी चीजें किसमें आती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें दे रखा है
अब ऑनरशिप के बारे में देखा, तो हम लोग ऑनरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसका हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्री के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज है इसमें ऑनरशिप। ऑनरशिप वो जो हम लोग करते हैं ना, जो गली में लड़ाई होती है, अरे इतनी गली तो मेरी है, तुम अपनी गली में कूड़ा फैलाना, मेरी एरिया में मत फैलाना, वो वाला ऑनरशिप। बेसिकली गली में किसी का ऑनरशिप नहीं होता बेसिकली, लेकिन फिर भी लोगों का बस क्या है, बस लड़ना है इनको। पहली बात तो होती है प्राइवेट, जैसे अपने खुद का घर हो उसको बोलेंगे प्राइवेट। दूसरा होता है पब्लिक, ठीक है। जैसे हम इसको रिलेशन के मीडियम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट कौन सा होता है, जैसे कि मान लो हम भाई बहन है, ब्रदर एंड सिस्टर, तो इनका क्या हो सकता है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही, एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको। ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे कि मान लो मेरे भाई को किसी ने मारा बाहर, तो मैं क्या कहूँगी, ओए मेरे भाई को टच मत करियो, बहुत मारूंगी तुझे, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, मतलब मेरा उस पर अधिकार है, ठीक है। मैं अगर उसको कोई मारेगा या फिर उसको कुछ अलग चीज कहेगा, तो मतलब बुरी चीज कहेगा, तो मैं उसको बोलूंगी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब मेरा भाई है, तो इसको तुम्हें ऐसे कहने की, ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। लेकिन पब्लिक में आ गए, जैसे कि मान लो अब यहाँ पे ये मैं खड़ी हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोई और दूसरी लड़की खड़ी थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम लोग ना मार्केट में थे, ठीक है, तो कोई तीसरी लड़की आई, उसने क्या किया, इसको एक चांटा मारा, और यहाँ पे ना ये मार्केट है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए थे, ठीक है। तो जो काफी सारे लोग थे, फिर क्या किया, उन्होंने इस वाली लड़की को पकड़ा और इस वाली लड़की को पूछा क्यों मारा, क्या हो गया, मतलब इस वाली लड़की को उन्होंने इससे बचा लिया। तो ये क्या था, मैंने इसको क्यों नहीं बचाया, क्योंकि मेरे को जान से नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग कहाँ थे, पब्लिक में थे। मतलब यहाँ पे जब हम पब्लिक में होते हैं, तो हम फिर यहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फिर यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मतलब लोगों की समूह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस चीज को प्रोटेक्ट करना है हमें या नहीं करना। और अगर वो हमारी, अगर मान लो ये क्या, अगर बेसिकली इस भीड़ में से, इस पब्लिक में से किसी एक की बच्ची होती, तो वो जरूर उसको बेसिकली एक बार में जाके प्रोटेक्ट करता। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो हमेशा क्या करती है, पहले देख लेती है, पिटवा लेती है जो बंदा यहाँ पे पिट रहा है, उसके बाद जाके उसको दबोचती है जिसने पीटा है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली पब्लिक मतलब होता है कि जिसपे ना ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है उस पर, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। एंड पब्लिक मतलब कह सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होती है, जैसे टीटीसी बस वगैरह हैं, बस स्टेशन होते हैं, और रेलवे स्टेशन होते हैं, ठीक है। तो ये पुलिस स्टेशन होते हैं, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको हम बोलेंगे पब्लिक ऑनरशिप में अगर हम देखा जाए तो वो बोलेंगे कि पब्लिक इंडस्ट्रीज है। बेसिकली हम इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो इंडस्ट्रीज को बोलेंगे। तो प्राइवेट इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लो कोई, जैसे कि अभी एक फिजिक्स वाला इंडस्ट्री डेवलप हुई है, वो एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। यूनिकॉर्न मतलब जिसका जो ओवरटर्न होता है वो 8 करोड़ से ऊपर होता है, ठीक है। इसी लास्ट 2022 में आई थिंक, और 2023 में आई गेस, 2022 में जो फिजिक्स वाला यानी कि अलग से की जो कंपनी थी, वो 8 करोड़ की मतलब उनका टर्नओवर था, तो इसलिए उनको यूनिकॉर्न कंपनी घोषित कर दिया गया है। तो ये चीजें पब्लिक, लेकिन पब्लिक में देखेंगे जैसे कि हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल SAIL सेल, BHEL भेल, LIC, ये सारी क्या होती है, पब्लिक होती है। तो हम लोग आगे चलते हैं, और भी इसमें होती है प्राइवेट पब्लिक। प्राइवेट पब्लिक होता है जॉइंट सेक्टर, ठीक है, होता है कॉर्पोरेट, ठीक है। तो जॉइंट सेक्टर मतलब जहां पे गवर्नमेंट और जहां पर स्टेट, जहां पे दोनों मिलकर वर्क करते हैं ना, उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर, जॉइंट ओनरशिप, ठीक है। देखो जैसे कुछ स्कीम होती है जब हम किसी स्टेट में डेवलप करते हैं, जैसे कि मान लो हमें ना किसी स्टेट में क्या करना है, एक हाईवे बनाना है, ठीक है। तो स्टेट क्या करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा जाके यही कि मुझे इतना इतना पैसा दे दो। मतलब मान लो अगर उसमें 100 रुपए लग रहे हैं, तो वो कहती है कि वो पहले अपना बैलेंस बनाती है कि चलो ठीक है मेरे पास 10 रुपए है, बाकी 90 रुपए मुझे किससे मांगने हैं, सेंटर से मांगने हैं। तो सेंटर भी बहुत चालाक होती है, सेंटर क्या कहती है, अच्छा ठीक है तुम्हारे पास 10 रुपए है, हमें तुम्हें 90 रुपए देने हैं, ठीक है, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, हम तुम्हें किस्त में देंगे, यानी कि EMI पे देंगे। तो एट लास्ट जब तक ये जो होता है, जो हाईवे होता है, वो क्या हो चुका होता है, इतना मतलब इतना अगर मान लो इतनी उसकी लेंथ है तो इतना बन चुका होता है, और इतना बनने के लिए हो रहा होता है, लेकिन इतना जो बन चुका था, क्योंकि इसको बने हुए कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, इस वजह से ये भी उतना ही टूट चुका होता है, तो इसको दोबारा रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। मतलब सेट कहने का ये मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही क्या होती है, स्मार्ट होती है। तो ये क्या था, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट और स्टेट का कॉम्बिनेशन, जहाँ पे जो इसको बोलेंगे जॉइंट सेक्टर, जहाँ पे गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट अपनी सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ वर्क करती है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है। अब है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव इंपॉर्टेंट है, देखो कोऑपरेटिव मतलब जहां से रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन का ऑनर और फैक्ट्री के प्रोडक्ट और कह सकते हैं इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन का ऑर्डर है,
जब ये दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं तब उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। जैसे कि सुधा डेयरी, सुधा डेयरी क्या होता है, इसका सुधा डेयरी मतलब जो डेयरी वाले होते हैं उनके पास बहुत सारी काऊ है, बहुत सारी बफेलोज है जहां से वो मिल्क निकालते हैं, और उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट कर रखा है उस इंडस्ट्री वाले से, यानी कि मिल्क इंडस्ट्री वाले से। वो क्या करते हैं, यहाँ से निकाल के बस इसको ट्रांसफर करना होता है। अब ये वाला जो ट्रांसफर हुआ, जब ये इसका प्रोडक्ट बना लेंगे, कुछ की आइसक्रीम बनाएंगे, कुछ की रसमलाई बनाएंगे, कुछ की दही बनाएंगे, कुछ की घी बनाएंगे, उसके बाद जब इनका माल बिकेगा तब जो बिकने के बाद जो पैसा आता है वो क्या करते हैं, इन दोनों में डिवाइड होता है। तो उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव, मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला और जहाँ पे फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस करने वाला, दोनों जब एक साथ कंबाइन होते हैं। जैसे कि अमूल वाला था, अमूल वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, सुधा डेयरी के एग्जाम्पल ले लो। तो ये सारी चीजें जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में आती है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारी बुक में दे रखा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन। फैक्टर्स जो है वो फैक्टर मतलब कुछ कारक जो फैक्ट्री की लोकेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, पहला तो वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी मोस्ट है, मस्ट है। दूसरा लैंड अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा वहां पे लेबर होनी चाहिए, ठीक है। लेबर मतलब होनी चाहिए, जैसे कि यूपी वगैरह में जाए तो हम लोग वहाँ पे मतलब जो लोग होते हैं वो काफी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है। और जो कॉस्ट होती है वो भी कम लेते हैं। अगर उसके अदरवाइज हम लोग ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स होती है, तो वहाँ की जो पहली बात तो मतलब जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है मैं उनके बारे में सलाह दे रही हूँ कि जो अगर जो वैसे लोग जो स्किल्ड लोग हैं उनके पास जाते हैं तो पहली बात उनकी सैलरी हाई फाई रहती है, उसके बाद कुछ अलग से अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ऐसे एरिया में जाएंगे जहाँ पे कह सकते हैं इलिटरेट पीपल होते हैं या फिर उनके एजुकेशन लेवल कम होता है, तो वहाँ पे हमें जो लेबर होती है सस्ती मिल सकती है, ठीक है, और उनके कोई टर्म्स और कंडीशंस भी नहीं होंगी। तो ये चीजें होती हैं, तो जहाँ पे लेबर हो सकती है वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप करेगी। दूसरा चौथा क्या होता है, रॉ मटेरियल होना चाहिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा वहाँ पे इंडस्ट्री में डेवलप कर सकती है। पांचवा पोर्ट के आसपास होनी चाहिए, पोर्ट मतलब जो बंदरगाह होता है उनके आसपास होने चाहिए, ठीक है। छठा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह अच्छे से डेवलप होने चाहिए, कम्युनिकेशन का मीडियम होना चाहिए, मतलब तो ये सारी चीजें जो होती है ना। और सातवीं चीज एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ठीक है। और आठवीं चीज कैपिटल होना चाहिए। अब मान लो चलो कैपिटल को एक बार इग्नोर भी कर दो, कैपिटल जो है मतलब आजकल तो कैपिटल का क्या हो गया, फोन में रख लो पैसे और कहीं भी जाओ कहीं भी यूज कर लो, ठीक है। तो कैपिटल को चलो हम इसमें इग्नोर कर देते हैं, काट देते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर के ऊपर आओ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है जिसका जो माइंड की जो स्किल होती है, उसको सोचने की जो पावर होती है वो क्या होती है, हाई लेवल की होती है। कह सकते हैं इसका जो आईक्यू लेवल होता है हाई लेवल का होता है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि उसने प्रीवियस ईयर में मतलब अपने पिछले टाइम में क्या किया है, उसको अच्छे से मतलब अपनी स्किल को उसी लेवल पे वर्क करवाया जिस लेवल पे उसको आगे वर्क मिलने वाला है। जैसे कि मान लो अगर कोई बंदा है, उसको क्या करना है, उसको उसने सोच लिया कि मेरे को टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करनी है, ठीक है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसके दिमाग में तो आगे कि उसको ग्रो करनी है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं 2-3 बंदों को ऐसे शामिल करूं कि जिनके माइंड मतलब जो पहले से इन्वॉल्व हो उस चीज में और उनके माइंड में मतलब यूनिक और एक्स्ट्रा आइडियाज हो, ताकि मेरी जो इंडस्ट्री है वो जल्दी से और अच्छे से डेवलप हो पाए। तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर माइंड। तो अगर आज मतलब अगर आप फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में जो आने वाली चीजें उनको देखोगे तो एंटरप्रेन्योर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी और एक्टिविटी कूट कूट कर भरी होती है, ठीक है। वो कहीं से भी कह सकते हैं ना, वेस्ट से भी क्या करेगा, वेंडर बना देगा। तो दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर आप गए हो कभी वहां पे? एक बार मैं गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंद था उस टाइम पे, तो मैं उसको घूम नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, अगर मेरे को दोबारा चांस मिलेगा तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ऐसी चीज काफी पसंद है। मतलब क्रिएटिविटी करना, किसी खराब चीज से कुछ अच्छी चीज बनाना, तो ये सारी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा माइंड भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हमने कोई इंडस्ट्री डेवलप कर दी गांव में जाकर, अब गांव में क्या है, सड़कें ही नहीं है। तो सड़कें ही नहीं है, क्या है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, कहीं पत्थर है बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई मान लो हमें कोई रॉ मटेरियल मंगाना है, तो वहां पे हमें ट्रक को लाने ले जाने की जरूरत पड़ेगी। ट्रक नहीं मतलब मान लो कि छोटी जो व्हीकल होता है उसको लाने ले जाने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, ऐसे में क्या होता है, पहले तो जब अगर मान लो वहाँ पे कोई गाड़ी आ भी रही है तो क्या होगा, उसका एक तो फ्यूल ज्यादा खर्च होगा, दूसरी बात उसके जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो ज्यादा आएगा। क्योंकि जहाँ पे जो उबड़ खाबड़ जगह होती है वहाँ पे जब अगर कोई व्हीकल चलता है तो उसकी जो मतलब जो सारी मेंटेनेंस है, मतलब बोल्ट वगैरह वो क्या होती है, ढीले या फिर ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो गाड़ी होती है वो ज्यादा खटखट खटखट मतलब आवाज करने लगती है टक टक जब भी चलने में, तो उसको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऐसे एरिया में जाने में। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी, ठीक है। 6 हो गया। पोर्ट, मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री के लिए ओशियन का किनारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्यों? क्योंकि एक ओशियन ट्रांसपोर्ट यानी कि सी ट्रांसपोर्ट ही ऐसा मीडियम है सबसे सस्ता मीडियम है किसी भी चीज को ट्रांसशिप करने का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर कोई कंट्री मान लो ओशियन के बहुत नजदीक है तो उसका जो किराया जो है वो बहुत ही कम खर्च होने वाला है, क्योंकि अगर हम कोई चीज एक मान लो अगर एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट को भी मान लो, अगर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अगर हम कोई चीज भेजते हैं, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने क्या भेजा, कपड़े भेजे कुछ, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कपड़े हो जाएंगे कम से कम 4-5 टन हो जाएंगे, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोग रहते हैं। तो सोचो अगर कंट्री वाइज भेजा जाए, कंट्री को कंट्री के लिए भेजते तो कितने सारे भेजे जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए ना ही रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है, ना ही एयर ट्रांसपोर्ट में तो बिक जाओगे तुम। ठीक है, और सी ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो ट्रांसशिपमेंट का खर्चा है बहुत ही कम आता है। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, रॉ मटेरियल जहाँ पे होगा, अगर उसके आसपास तुम इंडस्ट्रीज डेवलप करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी पहली बात तुम्हें ये सोचना है, अपना एंटरप्रेन्योर माइंड लगाना है कि कैसे करके मेरा खर्चा कम हो, ठीक है, और जो अर्निंग हो वो ज्यादा हो। तो अगर हम उसके पास में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे ट्रांसशिपमेंट की जो कॉस्ट है वो कम होगी। ठीक है, तो ये चीजें, ये तो आपको पता है, लैंड, वाटर और लेबर। और लैंड के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। लैंड मतलब हमारे यहाँ पे देखा जाए ना, तो मतलब जमीन को ना एक उस तरीके से देखा जाता है कि अरे नहीं ये हमारे बाबा दादा की जमीन है, इसको हम बेच के दे सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा होता है, अगर तुम्हें कोई मतलब कोई मान लो इंडस्ट्री डेवलप करनी है, ग्रो करनी है, तो अगर तुम्हें वो लैंड पसंद आ गई तो तुम्हें अगले दिन उसके पेपर्स तुम्हारे हाथ में मिलेंगे। क्योंकि चाइना में क्या है, मतलब वहाँ पे कोई भी कैसे रिलीजन मानने को बाध्यता है कि वहाँ पे कोई रिलीजन नहीं मान सकते। तो मतलब बेसिकली उनके इमोशंस होते हैं लोगों के, ऐसे नहीं कि चाइनीज पीपल जो होते हैं वो इमोशनलेस होते हैं, लेकिन कह सकते हैं जो डिक्टेटरशिप है वो लोगों को इमोशनल, अनइमोशनल या फिर नॉन इमोशनल बनने पर मजबूर कर देती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। दे रखा है इसमें इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम में हमें प्रोसेस बता रखी है कि क्या क्या प्रोसेस होती है किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में। जैसे मैंने आपको कल क्या बताया था, फार्मिंग सिस्टम बताया था ना, ऑपरेशन बताया था, सोइंग, वीडिंग, ये सारे। तो हम चलते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम पे। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिस्टम सबसे पहले इसमें क्या होता है, इनपुट होता है, दूसरा प्रोसेसिंग होता है, फिर होता है आउटपुट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है, इनपुट। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, मान लो इस टी शर्ट के एग्जांपल ले रहे हैं। ये टी शर्ट पता है मेरे पापा की है, तो मैंने पहन ली। जैसे बेसिकली गाँव में जा रखे हैं ना वो, तो ऐसे भी उनके कपड़े में पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके कपड़े पहनना। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री, ये है इंडस्ट्री। मान लो इस टी शर्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, तो क्या है, ये टी शर्ट जो थी पहले क्या हुआ, ये कुछ नहीं थी टी शर्ट, मतलब सिर्फ धागे में थी सिर्फ। पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल लिया गया, सिल्क लिया गया। ठीक है, सिल्क को पहले प्रॉपर्ली एक थ्रेड में डेवलप किया गया। थ्रेड में डेवलप करने के बाद फिर इसको इंडस्ट्री में भेजा गया। इंडस्ट्री में क्या हुआ, फिर इसकी स्टिचिंग हुई, कटिंग हुई, स्टिचिंग हुई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें कह सकते हैं प्रिंटिंग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी प्रेसिंग हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसको पैक किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसको शॉप्स तक पहुंचाया गया। तो इतनी सारी प्रोसेस हुई। तो हमने इसमें इनपुट कौन सा लगाया, हमने इसमें इनपुट लगाया, हमने थ्रेड जो था उसका इनपुट लगाया, हमने रॉ मटेरियल का इनपुट लगाया। प्रोसेसिंग क्या हुई, उस थ्रेड से क्या बना, ये टी शर्ट बन के निकल आई। ठीक है, और टी शर्ट बनने के बाद क्या हुआ, इसमें प्रिंटिंग हुई। ठीक है, प्रिंटिंग होने के बाद प्रेसिंग, कटिंग वगैरह जो भी होती है वो प्रोसेसिंग में आई। आउटपुट क्या निकल के आया, आउटपुट निकल के आया कि मेरी टी शर्ट बन, ये मेरे पापा की एक टी शर्ट बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, ये टी शर्ट निकल के आई। तो ये चीजें होती हैं किसी प्रोसेसिंग या इंडस्ट्रियल सिस्टम में। तो हम लोग आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। अब इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप करती है। तो इंडस्ट्री मैंने आपको बताया जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, जहाँ पे पोर्ट होगा। और बेसिकली अगर हम इंडिया में देखें तो जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे, बेंगलुरु और तमिलनाडु वाले रीजन में, मुंबई वाले रीजन में इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो है। दिल्ली में ज्यादा ग्रोन अप है इंडस्ट्री। ठीक है, राजस्थान में। तो ये सारे जो एरिया है हमारे यहाँ पे बेसिकली हब माने जाते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, बेसिकली साउथ इंडिया में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज है और नॉर्थ इंडिया भी पीछे नहीं है इंडस्ट्री के बेसिस पे। तो ये चीज़ें। और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड में पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये सारे एरियाज जो है वो हमारे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है इंडस्ट्री के मामले में। तो अब इसमें इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में हम लोग सिर्फ लास्ट चीज डिस्कस करेंगे, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर को डिस्कस करने के बाद हम बाकी के चैप्टर कल पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। पहले तो मुझे ये बताओ डिजास्टर का मतलब क्या होता है। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, यानी कि कोई भी मुसीबत। तो हमारे यहाँ पे एक बार इंडस्ट्रियल डिजास्टर आया था। वो कब आया था, 3 दिसंबर 1984 को। कितने बजे, 12:30 बजे। यहाँ पे
मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था, मध्य प्रदेश भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड करके इंडस्ट्री थी, वहां पे किसका, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये दोनों गैस का क्या होता है, रिसाव हो गया था। प्लस इन दोनों गैस ने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके वहां पे मतलब पूरा पॉइजनस हो गया था वो एरिया। और मतलब 5 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई कि इस इंसिडेंट में सिर्फ 3,500 लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब रिपोर्ट भी तो देखो कितने दिनों बाद आई, और 3,500 तो सिर्फ रिपोर्ट में, मीडिया में थे, बाकी रियल में तो मतलब मुझे तो लगता है 4-5 लाख ही होंगे, क्योंकि मीडिया हमेशा क्या करते हैं 10 या 20 गुना कम ही बताती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब इसमें कुछ मेजर्स दे रखे कि हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर को कैसे कम कर सकते हैं, तो हम लोग लिखते हैं उनको कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल डिजास्टर को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मेजर्स टू डिक्लाइन इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें उसका मैप बनाना चाहिए इंडस्ट्री का, मतलब इंडस्ट्री का मैप बनाना चाहिए। और दूसरा, वहां पे हमें गेट जितने हो सके, विंडोज एंड गेट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारे पास उस इंडस्ट्री में गेट्स एंड विंडोज अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, हमारे पास अगर मान लो किसी कोई टॉक्सिक है या केमिकल इंडस्ट्री में लोग वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास उसका प्रॉपर कंटेनर होना चाहिए, जिसकी मेंटेनेंस हमेशा हर वीक में या हर डे में होनी चाहिए, ठीक है। चौथी चीज, वहाँ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्शन किसी अदर फैक्ट्री या किसी अदर इंडस्ट्री के वर्कर द्वारा, ठीक है। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री में हमें चीजें नॉर्मल लगती है, लेकिन हम किसी और इंडस्ट्री में जाते तो हम देखते, जैसे हम किसी और के घर में जाते तो हम चीज नोटिस करते हैं ना, हर चीज जो भी होती है, लेकिन अपने घर में कोई चीज इतनी अच्छे से नोटिस नहीं करते। तो ये होती है इंस्पेक्शन करने वाली टीम एक या गवर्नमेंट के द्वारा बनानी चाहिए, जो इंस्पेक्शन कर सके, ठीक है। पांचवी चीज, हमें सबको अवेयरनेस टाइम टू टाइम देनी होनी चाहिए। और छठी चीज, ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा घर ना हो, ठीक है, विसिनिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लोग ज्यादा ना रहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मतलब अगर मान लो कोई इंसान ऐसे कोई इंसान अगर ऐसी इंडस्ट्री में वर्क करे जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पे उसके लिए इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, हाथों में ग्लव्स, पूरा सूट होने चाहिए, आंखों के लिए होने चाहिए, तो ये सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली डेवलप होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर के बारे में। आई होप आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई होगी, जो भी था, ठीक है। अब इसके आगे का चैप्टर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एंड अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं जितना पॉसिबल होगा तो मैं उसको दोबारा वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एंड तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग, बिकॉज इफ यू विल स्माइल योर होल डे विल गेट a return from your studying. Okay, so keep growing, keep studying. We will meet in the next video. Till then, bye bye.